नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम ओलिगोपोली के नॉन कोलिजिव मॉडल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली मॉडल में मेनली हम 5 मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। कुर्नो मॉडल, बर्टेन मॉडल, एजवर्थ मॉडल, किंग डिमांड कर्व मॉडल और स्टैकलबर्ग मॉडल। अब इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली क्या होता है। तो नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली में जो फर्म होती है वो अपने डिसीजन जो है इंडिपेंडेंटली लेती हैं, ठीक है। यानी कि उनको अपने आउटपुट से रिलेटेड या अपने प्राइस से रिलेटेड जो डिसीजन लेंगी वो अपने आप लेती हैं, ठीक है। उन पे किसी दूसरी फर्म का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। अब इसके बाद कुर्नो मॉडल को हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम बर्टेन मॉडल और एजवर्थ मॉडल को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा बर्टेन मॉडल, जो कि जोस बर्टेन ने 1883 में दिया था। इससे पहले जो हमने कुर्नो मॉडल किया था उसमें ये लिया गया था कि जो राइवल फर्म होती है वो अपने आउटपुट को कांस्टेंट रखती हैं, लेकिन बर्टेन कहता है कि जो फर्में होती है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखती हैं। यानी कि जो उसकी राइवल फर्म होगी, हर बार दूसरी एक फर्म जो है ये मान के चलती है कि उसकी राइवल फर्म जो है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी, और फर्में जो अपने प्राइस को इंडिपेंडेंटली चूज़ करती हैं और उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना होता है। अब इसके बाद एजम्पशन करते हैं। तो बर्टेन मॉडल की फर्स्ट एजम्पशन है कि 2 फर्म होंगी, कि यहाँ पे हम 2 फर्म ए और बी 2 फर्म लेके चलते हैं। उसके बाद जो फर्में होती हैं वो अपने प्राइस को एक साथ डिसाइड करती हैं। फिर जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है, यानी कि जो उनके प्रोडक्ट होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे, और जो फर्म प्राइस जो है वो कम रखेगी उसकी साइड जो है कंज्यूमर ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। यानी कि जहाँ पे उनको कम प्राइस में गुड्स मिलेंगी वहाँ से वो ख़रीदेंगे। उसके बाद है मार्जिनल कॉस्ट, जो है वो सी दी हुई है, यानी कि जो इनकी मार्जिनल कॉस्ट होती है वो कांस्टेंट होगी, सी होगी दोनों की। फिर जो फर्म है सेटिस्फाई ऑल द डिमांड, कि जितनी भी हमारे मार्केट में डिमांड होगी दोनों फर्में जो है उसको कंप्लीट कर देंगी, ठीक है। दोनों फर्में उसको पूरा कर देंगी। अब उसके बाद जो है हम इस मॉडल को एक डायग्राम के द्वारा जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे ये डायग्राम है, इसमें जो है 2 डायग्राम एक साथ लिए हुए हैं। यहाँ पे OY से OX तक जो है एक डायग्राम है, जबकि OY और OX डैश जो है यहाँ पे हमारा दूसरा जो है डायग्राम वो लिया हुआ है। तो फर्स्ट जो है हमारे पास मार्केट में ए फर्म होती है, तो यहाँ पे हमारी फर्म ए है, जिसका जो डायग्राम है वो आपका जो है राइट साइड लेफ़्ट साइड जो है लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है फर्म ए मार्केट में होती है, तो वो पी प्राइस पे जो है अपना ON आउटपुट प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है, या सेल कर रही होती है। तो OP प्राइस पे ON आउटपुट सेल करती है। लेकिन जब मार्केट में दूसरी फर्म बी एंटर करती है, ठीक है, जिसका डायग्राम जो है हमारी राइट साइड में दिया हुआ है, तो ये जो है जब बी फर्म मार्केट में एंटर करती है तो वो ये सोच के कि ए फर्म अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेगी, वो अपने प्राइस को थोड़ा कम डिसाइड कर लेती है, ठीक है। P1 पे उसने अपने प्राइस को डिसाइड कर लिया, जिसकी वजह से वो जो है अब ज़्यादा आउटपुट जो है वो बेच सकती है, ठीक है। उसका आउटपुट ज़्यादा है जो कि OM है। अब इसके बाद जब फर्म ए देखती है कि उसके सभी जो कस्टमर है वो बी की साइड जा रहे हैं क्योंकि वो प्राइस कम ले रही है, तो इस वजह से ए फर्म जो है वो ये मानते हुए कि बी अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी, ए फर्म फिर से जो है अपने प्राइस को कम करके P2 जो है वो कर देती है, ठीक है। OP2 उसका प्राइस कम हो गया, अब इसकी जो है आउटपुट इसका बढ़ गया है, यानी कि अब ये ज़्यादा जो आउटपुट वो बेच सकती है। ON1 जो है आउटपुट अब वो कम प्राइस पे बेच सकती है। अब जब फर्म ये देखती है कि उसके जो कस्टमर थे वो एक ही साइड जा रहे हैं क्योंकि उनका प्राइस कम है, तो बी फर्म ये मानती है कि वो ए फर्म अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी और फिर से जो है वो अपने बी फर्म जो है अपने प्राइस को कम कर देगी, जहाँ पे वो
OM1 जो है आउटपुट बेच रही होती है। अब दोनों के बीच जो है ऐसे ही कंपटीशन चलता रहेगा। तो लास्ट में जो है ये दोनों जो है एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगी जहाँ पे इनको अपने प्रोडक्ट की जो है वो ज़ीरो प्राइस मिलेंगे। अब कोई भी फर्म जो है वो ज़ीरो प्राइस पे अपने प्रोडक्ट नहीं बेचती है, तो लास्ट जो सिचुएशन होती है इनके बीच वो ये होगी कि इन दोनों को मिलकर जो है ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो अपने मार्केट को आधा आधा डिवाइड कर लें। ठीक है, अपने मार्केट को हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगी और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम जो है वो कर लेंगी। अब दोनों फर्में जब आपस में मिलके कोई डिसीजन लेंगी तभी जो है इस प्रॉब्लम का जो हल है वो निकल सकता है। तो ये था बर्ट्रेन मॉडल। अब इसके बाद जो है कि बर्ट्रेन में इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होता है, तो इसको जो है बर्ट्रेन नैश इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा जाता है। अब इसका नैश इक्विलिब्रियम जो है पॉइंट वहाँ पे होता है जहाँ पे ए के रिएक्शन कर्व और बी का रिएक्शन कर्व जो है दोनों आपस में एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे ए के रिएक्शन और बी के रिएक्शन जो है किसी पॉइंट पे कट करेंगे वहाँ पे नैश इक्विलिब्रियम जो है पॉइंट वो आएगा। यहाँ पे इनका जो है प्राइस इनकी कॉस्ट के बराबर होता है। ठीक है, इनकी यूनिट कॉस्ट के बराबर होगा इनका प्राइस। ठीक है, जहाँ पे इनकी यूनिट कॉस्ट और प्राइस बराबर होंगे वहीं पे दोनों का जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। और ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दोनों फर्में जो है सेम प्राइस ले रही होती हैं और अपने सेम आउटपुट को जो है वो यहाँ पे सेल कर रही होती हैं। सेम आउटपुट होगा, सेम प्राइस होगा, तो इसी वजह से दोनों में जो है मार्केट जो है हाफ हाफ होगा और दोनों जो है इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में होंगी और दोनों फर्मों को जो है मैक्सिमम प्रॉफिट भी जो यहाँ पे मिल रहा होगा। तो ये था मेनली बर्ट्रेन मॉडल, जिसमें ये बताया गया है कि दोनों फर्में कहाँ पे अपने जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव करती हैं। अब इसके बाद हम करते हैं एजवर्थ मॉडल। एजवर्थ मॉडल जो है FY एजवर्थ ने 1897 में दिया था। तो एजवर्थ मॉडल जो है मेनली ये मानता है कि उनकी राइवल फर्म्स जो होती हैं वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेंगी, लेकिन मेन जो एजवर्थ मॉडल कहता है कि दोनों में अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है प्राइस की वो डिसाइड की गई होती है। ठीक है, कि इनकी एक अपर लिमिट है कि कोई भी फर्म जो है अपने प्राइस को कितना मैक्सिमम ले सकती है, या फिर एक लोअर लिमिट भी होती है कि कितना कम जो है वो प्राइस यहाँ पे ले सकती है। अब इसके एजम्पशन आती है कि एजम्पशन है कि दो फर्में होंगी जो कि होमोजीनियस प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस कर रही होंगी, यानी कि उनके दोनों के प्रोडक्ट जो है बिल्कुल सेम होंगे। फिर यहाँ पे जीरो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी। फिर इसके अलावा जो एजवर्थ मॉडल की मेन जो है एजम्पशन है वो ये है कि इनका मैक्सिमम आउटपुट रेट जो है यहाँ पे दिया हुआ होता है। ठीक है, कि कितना एक फर्म जो है मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकती है वो यहाँ पे एजवर्थ मॉडल में दिया गया होता है। अब उसके बाद जो है एजम्पशन है कि जो फर्म होती है वो ये मान के चलती है कि उसकी जो राइवल फर्म है वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी। तो अब इसको हम जो है डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो मेनली यहाँ पे इस साइड जो है हमारी राइट साइड लिया गया है ए फर्म का डायग्राम, जबकि हमारी लेफ़्ट साइड जो है यहाँ पे हमने बी फर्म का डायग्राम लिया है। ठीक है, ये हमारा ए फर्म का है और ये हमारा बी फर्म का डायग्राम है। अब फर्स्ट जो है मार्केट में ए फर्म होती है जो कि OP2 जो है प्राइस वो ले रही होती है। ठीक है, OP2 प्राइस यहाँ पे ए फर्म ले रही होती है जहाँ पे वो अपने OQ आउटपुट को बेच रही होती है। ठीक है, OQ क्वांटिटी का प्रोड्यूस कर रही होती है। अब OP2 प्राइस होगा, OQ जो है उसकी क्वांटिटी होगी। लेकिन जब मार्केट में बी फर्म जो है वो एंटर करती है, ठीक है, अभी तक सिर्फ ए फर्म थी जो मार्केट में थी, लेकिन जब फर्म जो बी है वो मार्केट में एंटर करती है तो वो देखती है कि ए फर्म P2 प्राइस ले रही है, तो वो उससे जो है थोड़ा कम प्राइस जो है वो डिसाइड करती है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई जो है कम प्राइस वो P0 लेती है। ठीक है, P0 या P0 जो है वो प्राइस ले रही है। अब P0 प्राइस जब वो लेगी तो वो अपने मैक्सिमम आउटपुट जो है OM' को यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, लेकिन जब मार्केट में ये देखा जाएगा कि जो
ए फर्म है वो ज़्यादा प्राइस ले रही है, बी फर्म कम प्राइस ले रही है, तो ए के जो कंज्यूमर है वो बी की साइड चले जाएंगे। अब बी जो है वो यहाँ पे ज़्यादा आउटपुट जो है ओपी प्राइस पे बेचेगी। फिर उसके बाद जब फर्म ए ये देखती है कि बी ने जो अपना प्राइस कम कर लिया है, तो फर्म ए भी जो है यहाँ पे अपने प्राइस को कम करेगी। ठीक है, तो ए अपने प्राइस को कम करेगी, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई जो है P3 जो है पॉइंट आ जाता है, P3 पर जो है वो अपने प्राइस को कम कर लेती है, और जहाँ पे OM जो है आउटपुट वो यहाँ पे बेचती है। ठीक है, P3 प्राइस पे OM आउटपुट को बेचेगी। अब क्या होगा कि बी फर्म के जो कंज्यूमर थे वो अब ए फर्म के पास आ रहे हैं। ठीक है, फिर बी ये सोचेगी कि ए अपने प्राइस में कोई चेंज नहीं करेगी, फिर से जो है बी फर्म अपने प्राइस को कम करेगी और अपने उसी मैक्सिमम आउटपुट को यहाँ पे बेचेगी। लेकिन मेन एजम्पशन यहाँ पे ली गई है कि मैक्सिमम आउटपुट जो है वो दिया गया है। ठीक है, यानी कि सिर्फ ये प्राइस में चेंज करके ही जो है कंज्यूमर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा जो है इनके पास कोई और जो है रिसोर्स नहीं है। ठीक है, तो फिर से जब ए फर्म ये देखेगी कि बी ने अपना प्राइस कम कर दिया, तो ए भी जो है अपने प्राइस को कम करेगी और वही आउटपुट जो है वो मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे बेचेगी। अब ये सिचुएशन जो है इनकी जो है P1 पॉइंट तक चलती रहती है। P1 पॉइंट से नीचे जो है ये दोनों फर्में नहीं जा सकती हैं। ठीक है, दोनों फर्में जो है P1 प्राइस से नीचे नहीं जाएंगी और ना इससे नीचे जो है ये जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ से नीचे इनको कोई भी प्रॉफिट जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये P1 से नीचे नहीं जाएंगी। फिर इसके बाद जब दोनों फर्में P1 पॉइंट पे आ जाती हैं, P1 प्राइस पे आ जाती हैं, तो इसके बाद फिर से जो है फर्म ए ये सोचेगी कि मैं इतने कम प्राइस पे जो है इतना कम प्रॉफिट क्यों अर्न करूं। ठीक है, तो वो धीरे धीरे जो है अपने प्राइस को बढ़ाने लगेगी। तो ए फर्म जो है अपने प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगी। यहाँ पे मान लीजिए P4 है, तो P4 तक जो है अपने प्राइस को इंक्रीज़ करती है, लेकिन आउटपुट जो है वो मैक्सिमम ही यहाँ पे सेल करती है। तो P4 पे यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न करती है। अब जब फर्म बी जो है ये देखती है कि फर्म ए जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है उससे ज़्यादा, तो वो भी धीरे धीरे अपने प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगी, मैक्सिमम आउटपुट जो है वो फिर से सेल करेगी। ठीक है, यहाँ पे कोई P3 पॉइंट है, उस पर वो अपने प्राइस को डिसाइड कर लेती है। फिर ऐसे ही रिएक्शन करेगी, ए अपने प्राइस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगी और जो है वो मैक्सिमम आउटपुट बेचेगी। फिर लास्ट में जो है जब वो P2 प्राइस पे आ जाएंगे, दोनों रिएक्शन करते करते दोनों एक दूसरे के प्रति जो है रिएक्शन करेंगी, तो दोनों रिएक्शन करते करते जो है यहाँ पे P2 पॉइंट पे आ जाते हैं। लेकिन अब जो है P2 प्राइस भी जो है एक अपर लिमिट दी गई है कि इससे ज़्यादा भी जो है वो प्राइस नहीं लेंगी। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा प्राइस लेंगी तो उनकी जो डिमांड वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो इस वजह से जो है दोनों फर्में P1 और P2 प्राइस के बीच जो है रिएक्शन करती रहती हैं। ठीक है, कि P1 और P2 के बीच जो है दोनों फर्में रिएक्शन करती रहेंगी, इससे ना ऊपर जाएंगी ना नीचे जाएंगी। तो मेनली जो है एजवर्थ मॉडल यही कहता है कि यहाँ पे दोनों ये फर्में ये मानते हुए कि आपस में दोनों प्राइस को चेंज नहीं करेंगी, फिर भी जो है दोनों के बीच जो है कंपटीशन जो है P1 प्राइस से लेकर P2 तक चलता रहता है। तो ये दोनों जो पॉइंट है वो ऐसे पॉइंट है जिनके बीच जो है फर्में रिएक्शन करती हैं। तो ये था मेनली एजवर्थ मॉडल। तो एजवर्थ मॉडल में सबसे मेन बात जो है यही है कि उनका मैक्सिमम आउटपुट जो है वो डिसाइड किया हुआ था और इसके अलावा उनके प्राइस की अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी जो है वो डिसाइड की गई होती है। तो ये था हमारा एजवर्थ मॉडल। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।